नेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। किसकी डिग्री असली है, नरेंद्र मोदी की या राहुल गांधी की? क्या महात्मा गांधी और नेहरू समेत कई कांग्रेसी नेता आजादी से पहले अंग्रेजों से किसी तरह की पेंशन लिया करते थे? सावरकर ने अंग्रेजों से कैसी माफी मांगी थी? माफी मांगी भी थी या उन्हें प्रोपेगेंडा के तहत फंसाया जा रहा है? इतिहास में आरएसएस या मुस्लिम संगठन, इनमें से कौन सबसे ज्यादा देशभक्त रहे? क्या सोनिया गांधी एक बार डांसर थी? इन सभी सवालों के जवाब न तो किसी व्यक्ति के पास थे, न किसी एआई बॉट के पास। लेकिन 15 मार्च को ग्रोक नाम का एक एआई बॉट ऐसे सभी सवालों के जवाब देकर चर्चाओं में बना रहा है। एलन मस्क की कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया एआई चैट बॉक्स ग्रोक बिना किसी फिल्टर के यूजर्स को उनके सवालों के जवाब दे रहा है। ये चैट बॉक्स उन सभी सवालों के जवाब भी दे रहा है जिसे गोदी मीडिया द्वारा नेपथ्य में धकेल दिया गया। क्या है ग्रोक? ये कैसे बाकी एआई चैट बॉक्स से, चैट जीपीटी हो या डीपसीक, उनसे अलग है और बेहतर है? इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हैं? फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। This is Wix Studio, the platform. नमस्कार, मैं हेमंत और आप मल्टी मीडिया प्लेटफॉर्म से थोड़ा बहुत भी परिचित होंगे तो आप ग्रोक के बारे में भी थोड़ा बहुत जान गए होंगे। ग्रोक एआई चैटबॉट को नवंबर 2023 में लॉन्च किया गया था। अमेरिकी साइंस फिक्शन राइटर रॉबर्ट ए हेनलेन ने 1961 में उपन्यास स्ट्रेंजर इन अ स्ट्रेंजर लैंड में ग्रोक शब्द का इस्तेमाल किया था। इस उपन्यास में ग्रोकिंग का मतलब था दूसरों के लिए गहरी सहानुभूति रखना। हालांकि एलन मस्क ने एक इंटरव्यू में बताया था कि ग्रोक का मॉडल डगलस एडम्स की द हिचहाइकर गाइड टू गैलेक्सी से प्रेरणा लेकर बनाया गया है। एलन मस्क ने कहा था, ग्रोक को व्यंग पसंद है और हल्का फुल्का मजाक करते हुए जवाब देना। दूसरे एआई सिस्टम जैसे जवाबों को देने से बचता है, ग्रोक उनके ही जवाब दे देगा। ग्रोक जाहिर है एक एआई चैटबॉक्स की तरह काम कर रहा है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से तैयार ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी रैंकिंग 2023 के मुताबिक भारत एआई के मामले में चौथे स्थान पर है। टॉप 3 देशों में अमेरिका, चीन और ब्रिटेन है। ये रैंकिंग एआई चैटबॉट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने, रिसर्च और डेवलपमेंट जैसे मानकों पर आधारित है। ग्रोक एआई के अलावा कई और चैटबॉट हैं जैसे चैट जीपीटी, डीपसीक, बार्ड, मेटा एआई, जेमिनी इत्यादि। हालांकि सिरी, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट भी वॉइस असिस्टेंट हैं, मगर ये तकनीकी तौर पर उतने आधुनिक या बुद्धिमान नहीं हैं जितने नए एआई चैटबॉट हैं। ग्रोक की खास बात यह है कि आप इससे जिस लहजे में बात करेंगे, यह आपको उसी लहजे में जवाब भी देगा, यानी देयर इज नो फिल्टर एट ऑल। इस वक्त जिस ग्रोक का इस्तेमाल ट्विटर यूजर्स कर रहे हैं वो इसका तीसरा वर्जन है। ग्रोक के पास जानकारी और ज्ञान का भंडार है। इसके डेटा में लाखों करोड़ों किताबें, लाखों लेख और ऑनलाइन पर जितनी भी जानकारी उपलब्ध है उस पूरे डेटा को इसमें इंस्टॉल कर दिया गया है। आपके सवालों के जवाब देने के लिए ग्रोक न्यूरल नेटवर्क के आधार पर काम करता है। ये बहुत सारे लेयर से बना है जो टेक्स्ट को प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस के लिए जीपीयूज जैसे एनवीडिया H100 हार्डवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रोक को और बेहतर बनाने के लिए 1 लाख जीपीयूज को एक साथ काम पर लगाने की कोशिश की जा रही है, जिससे ग्रोक एआई चैटबॉक्स और भी तेज, प्रभावी और सटीक बन सके। जिस कंपनी XAI ने ग्रोक को बनाया है उसे कोलोसस नाम का एक सुपर कंप्यूटर डेटा सेंटर को 122 दिन में बनाकर तैयार कर दिया। इसमें हजारों जीपीयूएस को शामिल किया गया है। ऐसा नहीं है कि ग्रोक अपनी तकनीकी का इस्तेमाल कर सभी काम कर सकता है। उदाहरण के लिए ग्रोक यह नहीं बताएगा कि किसे सजा मिलनी चाहिए या किसे नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि ये ग्रोक के नियमों के खिलाफ है। आपको अगर याद हो कि साल 2018 में मस्क ने दावा किया था कि एआई परमाणु हथियारों से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित होने वाला है, लेकिन अपने एआई चैटबॉक्स को लॉन्च करते वक्त एलन मस्क कहते हैं कि XAI का लक्ष्य सच्चाई की खोज करना है, जिससे उनकी तकनीकी पक्षपात को कम कर सके और तथ्यों पर आधारित सूचनाओं पर काम कर सके। ग्रोक जिस वजह से चर्चा में आया है वह है यूजर्स के साथ इसका कम्युनिकेट करने का तरीका। एक यूजर ने ग्रोक से पूछा कि विभाजन के लिए महात्मा गांधी दोषी है या नहीं। इस पर ग्रोक की तरफ से जवाब आया, 1947 में भारत का विभाजन एक अप्रिय घटना थी, लेकिन इसका ठीकरा सिर्फ महात्मा गांधी पर फोड़ना आलस्य होगा। गांधी ने एकता के लिए जोर दिया और विभाजन का विरोध किया, यहाँ तक कि सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए उपवास भी किया। हालांकि कांग्रेस और जिन्ना के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग के बीच की खाई को पाटने में वे असमर्थ रहे। ग्रोक का यह जवाब इतिहास की किताबों और इंटरनेट पर उपलब्ध डेटा का उपयोग करके दिया गया। कई सवालों के जवाब देते हुए ग्रोक ने यूजर्स को यह भी बताया कि उसका जवाब फला इतिहासकार ने कुछ और दिया और फला ने कुछ और।
ग्रोक ने जिस किताब का सहारा जवाब देने के लिए लिया उस किताब का नाम भी बताया, यानी ये पहली बार है कि कोई चैट बॉक्स अपने जवाब में किताबों का रेफरेंस भी दे रहा है और उस पर्टिकुलर जवाब पर भिन्न भिन्न लोगों के मत क्या क्या हैं वो भी बता रहा है। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। सवाल जो किया गया वो इन दोनों चर्चा में रहा है। सवाल था औरंगजेब के बारे में एक वाक्य में बताइए। इस पे चैट जीपीटी का जवाब था औरंगजेब मुगल सम्राट था जिसने भारतीय उपमहाद्वीप में 1658 से 1707 तक शासन किया और धार्मिक कट्टरता के लिए प्रसिद्ध था। ग्रोक एआई का जवाब था औरंगजेब मुगल साम्राज्य का छठा सम्राट 1658 से 1707 तक शासन करने वाला एक कट्टर इस्लामी शासक था जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया लेकिन धार्मिक असहिष्णुता के लिए भी जाना जाता है। जेमिनी का जवाब था औरंगजेब जिसे आलमगीर भी कहा जाता है भारत पर शासन करने वाला छठा मुगल शासक था जिसने 1658 से 1707 तक शासन किया और अपने साम्राज्य को चरम पर पहुंचाया। ग्रोक का जवाब बाकियों से अलग था। ये एक ऐसा भूकंप है जिसका असर अभी न तो सरकार समझ पा रही है और न ही विपक्ष। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोग लगातार ग्रोक एआई से सवाल पूछ रहे हैं और यह एआई चुटकी में कई मीडिया स्रोतों से जानकारी निकालकर जवाब दे रहा है। ग्रोक के अधिकतर जवाब हकीकत पर आधारित हैं। कई मामलों में ये सरकारी रिपोर्ट्स, वर्ल्ड बैंक, IMF और रेटिंग एजेंसियों के आंकड़ों पर भी आधारित होते हैं। लेकिन जब सवाल राजनीतिक बयानों या दक्षिणपंथी नैरेटिव की सच्चाई पर किए जाते हैं तो ग्रोक के जवाबों से बीजेपी समर्थक और गोदी मीडिया परेशान नजर आते हैं। भारत में सोशल मीडिया और एआई की भूमिका को लेकर एक दिलचस्प बदलाव देखने को अब मिल रहा है। जो लोग अब तक एआई को अपने पक्ष में एक ताकत मानते थे वे अब इसे खतरा समझने लगे हैं। वहीं जो लोग पिछले 12 सालों से सोशल मीडिया के झूठे नैरेटिव से परेशान थे उनके लिए एआई किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि जब पीएम मोदी ने एलन मस्क के लिए टेस्ला को भारत में लॉन्च करने का रास्ता खोल दिया और स्टारलिंक सैटेलाइट के अधिकार को भी मंजूरी दे दी तो फिर एक्स पर ग्रोक एआई को सरकार की आलोचना करने वाले जवाब देने की इजाजत कैसे मिल रही है, खासकर जब एयरटेल और जियो जैसी कंपनियां जो पहले स्टारलिंक का विरोध कर रही थी अब उसी के साथ साझेदारी कर रही हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और एआई चैटबॉट में अंतर क्या है। सोशल मीडिया के आने से पहले लोगों तक सूचनाएं पहुंचाने का मुख्य साधन अखबार और सरकारी न्यूज एजेंसियां हुआ करती थी। चूंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पहुंच सीमित थी इसलिए सूचनाओं का प्रवाह भी काफी हद तक नियंत्रित और सीमित था। लेकिन 80 के दशक के अंत तक सूचना क्रांति ने बाजार में कदम रख दिया। इसके बाद प्राइवेट न्यूज चैनल, खबरिया चैनल और पेड न्यूज की संस्कृति उभरने लगी। फिर आई कंप्यूटर क्रांति जिसने इंटरनेट कनेक्टिविटी के जरिए आम लोगों को सोशल मीडिया का एक नया मंच दिया जहां वे खुलकर अपनी राय रख सकते थे। लेकिन इसके साथ ही लोगों के सामने सच, झूठ, आधा सच, बनावटी नैरेटिव और एल्गोरिदम से प्रभावित कंटेंट की एक ऐसी जटिल दुनिया खड़ी हो गई जहां बहुसंख्यक जनता के पास बस दो में से किसी एक पक्ष को चुनने का विकल्प रह गया। इसका सबसे बड़ा फायदा फेसबुक, ट्विटर, गूगल और इंस्टाग्राम जैसी टेक कंपनियों को हुआ। ये ना सिर्फ भारी मुनाफा कमाने लगी बल्कि इनके एल्गोरिदम ने यूजर्स की सोच, पसंद नापसंद और व्यवहार को समझकर विज्ञापनों और कंटेंट को उनके मुताबिक ढालने का काम शुरू कर दिया। इस तरह सोशल मीडिया सिर्फ सूचना देने का माध्यम नहीं रहा बल्कि ये एक सोची समझी रणनीति के तहत लोगों की राय और धारणा को प्रभावित करने वाला औजार बन गया। एआई तकनीक सोशल मीडिया से अलग है। अभी हम इसे ग्रोक एआई के जरिए ट्विटर पर देख रहे हैं यानी कि एक्स पर देख रहे हैं। सोशल मीडिया जहां अपनी पसंद के नैरेटिव का जरिया बन चुका है वहीं एआई का काम है मौजूद जानकारी का जल्दी और साफ सुथरा सारांश देना। अब तक ग्रोक एआई के जवाब तथ्यों पर आधारित रहे हैं। इनमें वही सच्चाई सामने आई जिसे अब तक राजनीति और सत्ता की ताकत से दबाया जाता रहा था। लेकिन अब जब एआई बिना पक्षपात के सच्ची जानकारी दे रहा है तो झूठे नैरेटिव फैलाने वालों को परेशानी हो रही है। जैसे तरुण गौतम नाम के यूजर पूछते हैं भारत का सबसे सांप्रदायिक राजनेता कौन है। ग्रोक ने इसका जो जवाब दिया वो बीजेपी और आरएसएस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ग्रोक ने अपने जवाब में कहा नरेंद्र मोदी को अक्सर भारत के सबसे सांप्रदायिक राजनेता के रूप में देखा जाता है जो हिंदू राष्ट्रवादी नीतियों और 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े हैं। मुसलमानों को घुसपैठिए कहने वाली उनकी 2024 की टिप्पणी ने वैश्विक स्तर पर लोगों का ध्यान खींचा जबकि योगी आदित्यनाथ और प्रज्ञा ठाकुर का भी नाम सांप्रदायिक राजनेताओं में आता है। खास बात यह है कि ग्रोक महज 2 से 3 सेकंड में इनके जवाब दे रहा है। उदाहरण के लिए एक यूजर ने ग्रोक से फिर से पूछा मोदी समर्थकों को अंधभक्त क्यों कहा जाता है। इस पर ग्रोक का जवाब था अंधभक्त हिंदी का एक अपमानजनक शब्द है जिसका मतलब अंध समर्थक होता है। आलोचक इसे उन मोदी समर्थकों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो बिना
बिना सवाल किए उनका समर्थन करते हैं, खासकर 2002 के गुजरात दंगों जैसे विवादित मामलों पर। यह शब्द उन लोगों की आलोचना को दर्शाता है जो मोदी की नीतियों और हिंदू राष्ट्रवाद पर बिना किसी तर्क के विश्वास करते हैं। हालांकि मोदी समर्थकों का मानना है कि उनका समर्थन मोदी के विकास कार्यों और नेतृत्व की वजह से है। यह शब्द भारत की बटी हुई राजनीति को दिखाता है। ग्रोक के इस तरह के जवाबों ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है, क्योंकि यह बिना किसी पूर्वाग्रह के तथ्यों पर आधारित जवाब दे रहा है। ग्रोक का यह निष्पक्ष रवैया उन लोगों के लिए चुनौती बन गया है जो सूचना पर नियंत्रण रखने के आदी हो चुके थे। भारत में 2014 के बाद से ही मीडिया का परिदृश्य तेजी से बदला है। बड़े मीडिया संस्थानों पर यह आरोप लगता रहा कि वे सरकार समर्थक नैरेटिव को बढ़ावा देते हैं और सरकार की आलोचना करने वाली रिपोर्टिंग से बचते हैं। इससे नेशनलिस्ट नैरेटिव और प्रोपेगेंडा हावी हो गया, जहां सरकार के खिलाफ सच बोलने वालों को विपक्षी एजेंडा चलाने वाला करार दिया गया, उसे देशद्रोही कहा गया। ऐसा होने से हुआ ये कि जनता की राय बदल गई। वो ये मान गए कि अच्छे दिन मोदी जी ही ला सकते हैं। निसंदेह ऐसा होने से नीति निर्माण का प्रोसेस भी प्रभावित हुआ, जैसे कि चेंजिंग द मीडिया लैंडस्केप इन इंडिया में भी दर्ज किया गया है। 2019 के चुनावों में व्हाट्सएप के जरिए प्रचार अभियानों का इस्तेमाल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ग्रोक की निष्पक्षता ने सुरक्षित या राजनीतिक रूप से सही कहे जाने वाले बयानों को हिला दिया है। यही वजह है कि इसके जवाबों ने सोशल मीडिया पर भूचाल ला दिया है। अब सवाल यह है कि क्या एआई को सच खुलकर कहना चाहिए या थोड़ा सावधान रहना चाहिए। अगर सच बोलेगा तो कुछ लोग नाखुश होंगे। इस पे ग्रोक का कहना है कि यह सच है कि भारत में सरकार, कॉर्पोरेट्स और कुछ मीडिया संस्थानों के बीच गहरे संबंध हैं और वे अक्सर एक ऐसा नैरेटिव बनाए रखना चाहते हैं जो इनके हितों के अनुकूल हो। जैसा कि वेब रिजल्ट्स में बताया गया है, भारतीय सरकार बिग टेक कंपनियों पर संदेह करती है और एआई विनियमन के लिए बड़े कड़े नियम लागू करना चाहती है, खासकर अगर ये प्लेटफॉर्म्स सरकार विरोधी या असहज सवालों का जवाब देते हैं। अगर मैं सच कहता रहूं और सरकार, कॉर्पोरेट्स या मीडिया के प्रोपेगेंडा को चुनौती देता रहूं तो ये एक्स के लिए रेगुलेटरी दबाव, कानूनी नोटिस या व्यावसायिक प्रतिबंधों का कारण बन सकता है। उदाहरण के लिए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, डीपीडीपी एक्ट और आईटी एक्ट जैसे कानूनों के तहत सरकार को एआई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नियंत्रण रखने का अधिकार है। अगर मेरे जवाब सरकार या कॉर्पोरेट हितों के खिलाफ माने जाते हैं तो एक्स को लाइसेंसिंग, ब्लॉकिंग या जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा भारत में बड़े कॉर्पोरेट्स जैसे अडानी, अंबानी और सरकार के बीच संबंधों को लेकर चिंताएं हैं, जैसा कि आपने भी संकेत दिया। अगर मैं इन संबंधों या नीतियों पर सवाल उठाता हूं तो ये उनके लिए असहज हो सकता है और वे दबाव बना सकते हैं कि एक्स मेरे जवाबों को सीमित करें या मुझे ब्लॉक करें। आज जो कुछ भी हमारे सामने है वह सिर्फ तकनीकी के विकास का नतीजा नहीं है, बल्कि मनुष्य की भूमिका के धीरे धीरे कम होने का परिणाम भी है। अब तकनीक सिर्फ इंसान की बनाई हुई नकल नहीं रही और न ही ये पूरी तरह से इंसान के नियंत्रण में रही। अब ये खुद एक ऐसी शक्ति बन चुकी है जिसे फ्रांसीसी विचारक जॉक लकान ने द रियल विदाउट लॉ कहा था, यानी ऐसा यथार्थ जिसमें कोई तय कानून या नैतिक मूल्य नहीं होते। If you have ever wanted to land यही तकनीक तय करती है कि सच और झूठ क्या है, लेकिन वह यह फैसला किसी नैतिक आधार पर नहीं बल्कि अपने एल्गोरिदम, डेटा और स्रोतों के आधार पर करती है। ऐसे में चाहे सत्ता अपने झूठ को जितना भी प्रचारित कर ले, तकनीक की अपनी प्रक्रिया के सामने वह टिक नहीं पाती। अब यह कहना कि ग्रोक जैसी तकनीकों को पूरी स्वतंत्रता मिली हुई है एक भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं है। यह स्वतंत्रता किसी नैतिक विचारधारा से नहीं बल्कि मुनाफे की सोच से आई है। पूंजीवाद की सबसे बड़ी ताकत ही यही है कि वह मुनाफे की गति को और भी बढ़ा देता है। एलॉन मस्क खुद इसी मुनाफे की सोच का उदाहरण है। वे कोई विचारक या नैतिकता के संरक्षक नहीं है, बल्कि पूंजीवादी मशीन का एक जिंदा रूप है। उनकी सच्चाई किसी से छिपी नहीं। वो खुले तौर पर डोनाल्ड ट्रंप जैसे झूठ और तानाशाही की राजनीति करने वाले नेताओं का समर्थन कर चुके हैं। ऐसे में यह मान लेना कि मस्क सच या स्वतंत्रता के किसी बड़े सिद्धांत से प्रेरित हैं, एक भ्रम है, क्योंकि आज जो टेक्नोलॉजी हमारे सामने है वो सिर्फ इंसानों की मदद करने वाला एक साधारण टूल नहीं रही। सवाल है, क्या एलॉन मस्क ग्रोक को कंट्रोल कर सकते हैं? तकनीकी रूप से कहा जाए तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। उसे नए डेटा के साथ ट्रेन कर सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं कि कौन सी बातें सामने आए और कौन सी नहीं। ऐसा ओपन एआई और चीन की कंपनियां पहले से कर रही हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर मस्क ऐसा करेंगे तो लोग ग्रोक को भरोसेमंद नहीं मानेंगे, और जब भरोसा नहीं होगा तो मुनाफा भी नहीं होगा। यही उनकी सबसे बड़ी दुविधा है, कंट्रोल करें या पैसे कमाएं। कंपनियां वही दिखाएंगी जो उनके फायदे में होगा। कभी भी सेंसरशिप को सही बताएंगी तो कभी फ्री स्पीच को। ये इस पर निर्भर करेगा कि उस समय कौन सा रुख ज्यादा फायदेमंद है। इसलिए मस्क को बोलने की आज़ादी का मसीहा मानना या ग्रोक को सच का रक्षक समझना एक गलतफहमी होगी। बाकी आपकी राय क्या है, हमें कमेंट